जय हिंद साथियों। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि इस चैप्टर में नहीं, इस वीडियो में आज क्या डिस्कस किया जाएगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। चलिए स्टार्ट करता हूं। अगर पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं चलाते टेलीग्राम, डोंट टेंशन, कोई फिक्र नहीं। देखो ये है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप मैसेज करके चैप्टर का पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला हेडिंग क्या है, आवेश। देखिए आवेश होता क्या है, यहाँ ये मैं आपको पीडीएफ दे दिया हूं। जल्दी जल्दी मैं एक बार धड़ाधड़ रिवाइज करने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। डिटेल से पढ़ना है, जाइए वीडियो है आराम से देखिए। तो आवेश, आवेश ये क्या है, परमाणु का मूल कण है। यानी ये दो तरह का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर धन धन है यानी दोनों आवेश प्लस लिखा नहीं जा रहा है भाई, कहाँ गया ब्लैक। अगर प्लस प्लस है या कह लीजिए माइनस माइनस है, तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ये एक दूसरे को क्या भेजेंगे, दूर भेजेंगे। तो ये भी एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, कहेंगे भाग जाओ भाग जाओ। अब किसी लड़का को देखें किसी लड़के को लाइन मारे, नहीं। लड़की को देखें कि लड़की से लाइन मारे, नहीं। लड़का को देखेंगे लड़की को लाइन मारेगी, लड़की को देखेंगे लड़का को लाइन मारेगी। यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड देमसेल्फ। इसका मतलब अगर प्लस है और माइनस है तो ये इधर बुलाएगा, ये भी कहेगा आओ आओ आओ। या माइनस है प्लस है, ये तो बात दोनों वही हुआ। तो यहाँ ये बताया गया है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से, किससे, क्यू से, और इसका मात्रक होता है कूलाम। तो आपको यहाँ एक सूत्र याद कर लेना है, क्यू बराबर, देखिए एक तो ये है ही क्यू बराबर एन ई। यहाँ क्यू है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। यानी इस क्यू का जो मात्रक है, देखिए कूलाम क्या होता है, क्यू का मात्रक, और उसको सी से डिनोट करते हैं। एक और सूत्र आपको याद रखना है, क्यू इजिकल टू आई टी। क्या होता है, क्यू इजिकल टू आई टी, ये बस याद रखिए, आगे इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अगला समझते हैं, विद्युत धारा। इस चैप्टर वही का नाम है विद्युत। तो विद्युत धारा होती क्या है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, या कह लीजिए आवेश के प्रवाह का जो दर है, यानी प्रवाह मतलब बहना। जैसे नदी बह रहे, जल बह रहा है, उसको जल धारा कहेंगे। उसी तरह आवेश बहे तो उसको कहेंगे विद्युत धारा। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रवाह की जो दर मतलब टाइम है, उसी को कहेंगे विद्युत धारा। तो आवेश बटे में समय क्या कहलाता है, विद्युत धारा। यानी कि Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको बताया था ना कि Q इजिकल टू आई टी। तो यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इजिकल टू क्या आ जाता है, Q अपान में T। ये Q वही है, T उधर गया तो बटे में हो गया, तो वही लिखा गया है I बराबर Q अपान T। I क्या है, तो I है विद्युत धारा। I क्या है यहाँ, धारा, Q क्या है आवेश, T क्या है समय। और धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इसका मतलब एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, आवेश यानी एक कूलाम रहे और टाइम यानी कि 1 सेकेंड रहे। मतलब कि 1 सेकेंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं 1 एम्पियर। यहाँ वो लिखा बताया गया है। यहाँ कुछ मान दिए गए, ये आप लोग आराम से पढ़िएगा, मिली माइक्रो का क्या मतलब होता है। अब देखिए, विद्युत धारा को मापा जाता है एक यंत्र, डिवाइस द्वारा, और उस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। ये है उसका सिंबल। और याद रखिएगा, एमीटर हमेशा जुड़ा होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, अभी आगे हम समझा रहा हूं, बस अभी के लिए याद रखो कि एमीटर किस में जुड़ा रहेगा, श्रेणी क्रम में। अच्छा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में आ रहा है तो विद्युत धारा ई दिशा में जाएगा, का उल्टा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है तो विद्युत धारा नीचे से ऊपर जाएगा। एक अगर इलेक्ट्रॉन मान लो जैसे उधर जा रहा है तो विद्युत धारा उधर से इधर आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के ठीक विपरीत होती है। ठीक है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर और विभव, ये दो टर्म जरा समझते हैं हम।
क्या समझते हैं? विभवांतर और विभव। विभव और एक होता है विभवांतर। देखिए ये है कोई विद्युत क्षेत्र, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और ये है कोई आवेश, प्लस क्यों आवेश है? ये कहाँ है? अनंत पर। कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लो ये है बिंदु ए, यहां तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं? विभव। क्या कहते हैं? विभव। और विद्युत क्षेत्र में ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो किसी आवेश को यानी क्यू को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसी को कहते हैं विभवांतर। विभवांतर यानी देखो ए का कुछ विभव होगा, हाँ, बी का कुछ विभव होगा, दोनों के विभव के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर। अब यहाँ आप यही देखेंगे। देखिए क्या कहा गया है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल भी से। तो कैपिटल भी बराबर क्या हो जाएगा? तो कैपिटल भी बराबर होता है डब्ल्यू अपान में क्यू। डब्ल्यू क्या है? तो डब्ल्यू है कार्य, कार्य बटे में क्यू यानी आवेश। और इसका जो मात्रक होता है किसका? इस भी का, तो वो मात्रक हो जाएगा। देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम, या तो यही होता है वोल्ट। जूल बटे में कूलाम या तो वोल्ट, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और आगे समझते हैं भाई, चलो। तो देखिए एक वोल्ट क्या होगा? एक जूल कार्य कर, यानी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो एक जूल कार्य किया जा रहा है इसी के अनुपात को क्या कहेंगे? एक वोल्ट। यानी एक कूलाम आवेश को लाने में के लिए एक जूल का कार्य होता है, इसी को क्या कहते हैं? विभवांतर उसका एक वोल्ट है। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा वोल्ट मीटर क्या होता है? देखिए जो धारा को मापते हैं, जैसे कह दिया जाए कि आप अपना लंबाई मापिए तो फीता से मापेंगे, इंची टेप लेके उससे नाप लेंगे। इसी तरह धारा को मापा जाता है एमीटर से और विभवांतर को मापा जाएगा वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाएगा? वोल्ट मीटर से। ठीक, और ये हमेशा जुड़ा रहता है। ये वोल्ट मीटर किस क्रम में जुड़ा रहेगा? तो याद रखिएगा ये जुड़ा होता है समांतर क्रम में। इस क्रम में? समांतर क्रम में। एमीटर श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में। अब समझते हैं सेल। सेल क्या होता है? ये एक प्रकार का डिवाइस है जो विभवांतर को बनाए रखता है, या कह लीजिए एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा रूप में चेंज कर देता है। यानी विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। ये सब कुछ पॉइंट है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। इधर कुछ प्रतीक दिए गए हैं। कहीं विद्युत सेल है तो इसका मतलब कि ये देखिए इस तरह से सिंबल बना रहेगा। और अगर यही बैटरी रहे, क्या कहीं लिखा नहीं गया है? देखो बहुत से सेल जब आपस में जुड़ जाते हैं यानी इस क्रम में, देखो ये देखो तीन ठो सेल जुड़े हैं, ये माइनस छोटका वाला बड़का वाला प्लस है, तो इसी को कहते हैं बैटरी। ये क्या है? बैटरी। और सेल का प्रतीक वो है, तो सेलों का संयोजन ये, यानी यही क्या है? बैटरी। कुंजी अगर देखिए खुली रहेगी तो ये सिंबल है, और बंद रहेगी तो बीचों में बिंदु दे दिया जाएगा। तार संधि यानी तार जोड़ा गया है, तो ये सब आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ये सब सिंबल हैं। कुछ यहाँ पर भी सिंबल हैं। एमीटर वोल्ट मीटर याद रखिएगा, एमीटर बीच में ए लिख दो, वहीं भी लिख दो, वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं। अगला ओम का नियम। ओम चचा यानी जॉर्ज साइमन ओम आए और एक नियम धड़ाक से बता के चल गए। अब ये नियम क्या बताएं? किसी भी परिपथ में अगर भौतिक अवस्था समान रखी जाए, क्या उसका तार और लंबाई उम्बाई ये सब समान रखी जाए, तो कह रहा है टेम्परेचर उम्परेचर मतलब ये सब सेम रहे, तो किसी भी जो तार और गया है उसके सिरे पे जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही यहाँ लिखा गया है। यानी धातु के तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर यानी भी किसके समानुपाती होगा? आई के। अच्छा यहाँ जब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है और भी बराबर हो जाता है आई आर। क्या हो जाता है? आई आर। और भी क्या है? वोल्ट। आई क्या है? धारा। आर क्या है? तो आर एक नियतांक है, इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। और ये देखिए अगर हम देखें कि ऊपर जाने पे विभवांतर बढ़ रहा है और इधर जाने पे धारा बढ़ रहा है, तो ग्राफ क्या आएगा? यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा, ये एक सीधी रेखा में ग्राफ आया है,
तो यहाँ ये R बराबर हो जाएगा V अपान में I। इसी में R को यहीं रहने दिए, I को उधर भेज दिए, तो ये ग्राफ आ गया। ये ग्राफ आप याद रखिएगा, ग्राफ भी आता है बनाने के लिए। अगला प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, कहीं अगर धारा इसे बह रही है तो उसको जो रोक दे, नहीं नहीं बहो मत बहो मत, कहेगा नहीं हम बहेंगे, तो इसे धारा जा रही है इसको आके रोक दे, तो जो आके रोक दे रहा है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। यानी धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। इसका मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक होता है? ओम। तो इससे देखो ये जो V बराबर आई आर होता है, यहां से R की वैल्यू निकालो तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान में I। R का मात्रक ओम होता है, यानी अगर हम 1 ओम की वैल्यू निकालें तो 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर, ये आ जाएगा 1 ओम। यानी जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है? इससे हम लोग परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए एक युक्ति यूज करते हैं, उसे कहते हैं धारा नियंत्रक। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या क्या है। पहला तो है चालक तार की लंबाई, यानी जो R होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तार की लंबाई बढ़ाओ प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक, तार की लंबाई घटाओ प्रतिरोध घट जाएगा। अगला है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट 1/V। समानुपाती मतलब एक को बढ़ाओ दूसर को बढ़ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक को बढ़ाओ दूसर का घट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला ये तापमान के समानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति, इन सब पर भी ये निर्भर करता है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता। 3 ऑप्शन यहाँ से देख के एक दूसरा दे देगा। तो आप लोग याद रखिए, इसको अगर मान लें हम समीकरण A और इसको मान लें समीकरण 2, तो हम यहाँ इधर एक कम करते हैं। हम यहाँ देखिए R किसके समानुपाती है? L के, इसको समीकरण 1 मान लिए। R व्युत्क्रमानुपाती है A के, इसके हम समीकरण 2 मान लिया। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? R समानुपाती है क्या? L इंटू में 1 के A। L का 1 में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? R समानुपाती L अपान में A। अच्छा, ये जब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं ना तो एक स्थिरांक आ जाता है, तो R बराबर हो जाता है रो L अपान में A। अच्छा, ये रो क्या है? तो ये जहां ये रो है प्रतिरोधकता, रो बराबर प्रतिरोधकता, यानी इसी को या करके विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, यहाँ रो की वैल्यू अगर निकालें तो इस A का उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि RA बराबर रो L। अब इसको इधर भेज दो, यानी कि रो इजिकल टू क्या हो जाएगा? R A है A अपान में L। ये देखो, ये है प्रतिरोधकता का सूत्र और ये है ओम। आप लो भाई, अभी देखते हैं रो के बारे में तनिक और देख लेते हैं। ये जो विद्युत प्रतिरोधकता है वही जो बताया गया। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से एक मतलब धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किससे प्रदर्शित करेंगे? तो रो से। और इसका मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। अच्छा, ये जो प्रतिरोधकता है ये चालक की तार के लंबाई के क्षेत्रफल, देखिए चालक की तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलता, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होता है। इसके बारे में मतलब असली मतलब मजबूत बातें, नोट पॉइंट। धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर के बीच होता है। ये सब आप आराम से पढ़िएगा, इतना इतना पढ़ने लगेंगे तब तो अगला आ गया प्रतिरोधों का संयोजन। 2 तरह का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब भी हम एक से ज्यादा प्रतिरोध को उसके सिरों से सिरों को कनेक्ट कर दें,
यानी 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो जैसे एक प्रतिरोध ये हो गया, क्या है, R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा है R3। तो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, और इसका यानी अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये सब बैटरी से जुड़ जाते हैं। तो अब यहाँ माना प्रतिरोध क्या है, R1, R2, R3, यानी माना 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, वो सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके बीच धारा I प्रवाहित हो रही है। तो यहां से देखिए हो क्या जाता है, तो यानी अगर हम लोग वैल्यू निकालें किसकी, भी धारा सब में समान प्रवाहित होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर हमको यहां से यहां तक का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये मान लिए हम V1 है, फिर यहां से यहां तक का V2 है, क्या है, V2, और यहां से यहां तक का V3 है। तो हम क्या किए, पहले हम देख रहे हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या देखोगे, V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR1, पहले में, पहले वाले में देख रहे हैं, V1 इजिकल टू IR1, धारा सब में समान प्रवाहित हो रही है, तो V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू IR3। तो देखो कुल विभवांतर यानी V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये सब मान इसी पे रख दो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बताओ इतना समझ में आया? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया, सब में I कॉमन मिल रहा है, ले लो कॉमन, यानी कि I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अच्छा तुम ओम के नियम से पढ़े हो ना, V बराबर IR, पढ़े हो कि नहीं? हाँ पढ़े हो। तो देखो इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, यानी समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो यहां जहां ये क्या है, भी, तो भी की जगह IR लिख सकते हो, हाँ, यानी IR इजिकल टू I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कट गया, R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है समांतर क्रम संयोजन। यानी समांतर क्रम संयोजन में जितने प्रतिरोध रहते हैं सबको जोड़ दो अगर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां धारा जो होती है, धारा सभी प्रतिरोध में कैसी रहेगी, समान रहेगा, लेकिन जो विभवांतर है, विभवांतर ये असमान रहेगा, मतलब सबका अलग अलग रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर हम कुल प्रतिरोध देखें यानी कि R की वैल्यू अगर हम देखें तो ये जो एक प्रतिरोध जो सबसे ज्यादा है, कुल प्रतिरोध उससे भी ज्यादा रहेगा। ये बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, यही इधर यूं लिखा गया है, वही जो मैं बताया वही, श्रेणी क्रम में जितने प्रतिरोध हैं सबको जोड़ दो सीधा, तो यही बताया है। आगे हम बढ़ते हैं, ये तो हो गया पार्श्व क्रम संयोजन, या इसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम समझते हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के विभवांतर, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के पहला सिरा और प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी से जोड़ दिए। देखो ये इससे ए से जुड़ा, बी से, ये भी ए से जुड़ा, बी से, ए से, बी से। तो इसका मतलब यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रही वो तो आई है, लेकिन यहाँ जो धारा जा रही वो I1 है, यहाँ जो जा रही है I2 है, और यहाँ जो जा रही I3, क्योंकि यहाँ I जाने के बाद डिवाइड हो जा रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। और इसका जो प्रतिरोध है R1, इसका R2, इसका R3, और सब में विभवांतर क्या है, भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा अब हम इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट जरा हम इसका क्या रहता है वो देख लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पर कि इसमें पहले वाले में धारा क्या है। तो धारा यानी ओम के नियम से अगर V बराबर IR से I की वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, V अपान में R1। इसका मतलब V बराबर IR से अगर क्या है, V बराबर IR, यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V अपान में R। तो इसी तरह हम I1 की वैल्यू देखेंगे तो V R1। I2 की वैल्यू कमेंट करो जरा, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V
R2, I3 की वैल्यू V R3, ये हो गया। तो अगर कुल धारा निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये यस नहीं, कहाँ आ जा रहे हैं जी, ये है I1। ठीक, तो I1 की वैल्यू VR1 प्लस I2 की VR2 प्लस I3 की VR3, ये है I की वैल्यू। अच्छा ध्यान देना तुम, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ छोड़ो अभी कॉमन मत लो। अब तुम ये भी पढ़े हो कि I बराबर क्या होता है, V अपान में R। तो ये है समीकरण 1। इसी में I के जगह पर V अपान में R लिख सकते हो, हाँ तो V अपान में R बराबर इधर V अपान में R1, V अपान में R2, V अपान में R3, ये है। चलो अब देखते हैं इन सब में कॉमन क्या है, V। तो इसका मतलब V अपान में R1 बराबर V कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ, 1/के R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3। तो देखो V से V कट गया तो क्या हो गया, 1/के R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2 और प्लस 1/के R3। ये है पार्श्वक्रम संयोजन में। यहां याद रखना, यहां जो धारा है ये रहेगी असमान, क्या रहेगी, असमान। और जो विभवांतर है, विभवांतर ये रहेगा समान, ये बात याद रखना। और जो सबसे कम धारा है, जो सबसे कम प्रतिरोध है, जिसका मान प्रतिरोध का सबसे कम है, अगर हम तुल्य प्रतिरोध या कह लो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो वो उससे भी कम आएगा। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्यादा वाले से भी ज्यादा रहेगा, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध सबसे कम वाले से भी कम रहेगा। आप लो भाई, आगे बढ़ते हैं इसी में। तो देखो क्या कहा गया है कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रथम है, हटाओ इसको, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग क्या रहता है, समान मतलब तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग होता है। ठीक, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ, तो क्या क्या समांतर क्रम के लाभ होते हैं। पहला, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो पूरा परिपथ खराब हो जाएगा, यानी कोई काम का नहीं रह जाएगा, लेकिन समांतर में ऐसा नहीं होता। दूसरा, अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है लेकिन बहेगा सेम सेम श्रेणी में, लेकिन समांतर में क्या होता है, जिसकी जितनी जरूरत है उसका उतना दो धारा। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, ये फायदा है पार्श्व क्रम का। आगे बढ़े चलो। तो अगला आपके आ गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कहीं भी अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो जिस तार में प्रवाहित होगा तार गर्म होगा कि नहीं, हाँ गर्म होगा ही। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव करते हैं। देखो इसको ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं यच से, तो यच बराबर क्या होता है, शक्ति इंटू समय, यानी पी गुणे में समय यानी टाइम। अब तुमको पता है कि P बराबर क्या होता है, वी आई। इसका मतलब यही चुप के लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है, वी आई। अभी आगे मैं ये पढ़ाऊंगा। तो H बराबर क्या लिखोगे, वी आई, और इधर है T। अब तुमको ये देखो, एक तो ये फार्मूला हो गया, लिख लो भाई। एक ये फार्मूला मिल गया, लिख लो इसको भी। अब तुमको पता है कि V बराबर होता है आई आर, क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यही वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो ये H बराबर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू में आई टी, आई आई मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर, लो भैया कितने फार्मूले, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। अच्छा इसी को और आगे देखते हैं, अभी घबराना मत। देखो हम आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर क्या होता है, भी अपान में आर होता है। तो यही समीकरण 3 में जो आई स्क्वायर है उसी की जगह हम लिख सकते हैं भी अपान में आर, यानी एच बराबर क्या होता है, भी अपान में आर, इसी का क्या है, स्क्वायर है, और क्या है, आर टी है। तो चलो भी का स्क्वायर बटे में आर का स्क्वायर, और इधर है आर टी। तो एक आर से एक आर कट गया, तो एच बराबर क्या हो गया, भी स्क्वायर टी अपान में आर।
तो ये 4 ठो सूत्र याद रखना, 4। अब अगर देखो कहीं उष्मा पूछा गया हो और वैल्यू दिया रहे क्या, वोल्टेज दिया रहे यानी विभवांतर दिया रहे, धारा दिया रहे, टाइम, तो ये फार्मूला लगा देना। और अगर धारा दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे और टाइम, तो दूसरा ये वाला फार्मूला लगाना। और अगर विभवांतर दिया रहे, टाइम दिया रहे, प्रतिरोध दिया रहे, तो ये फार्मूला लगाना। जहां जिसकी जैसी जरूरत वहां पर वैसा फार्मूला लगा देना। तो ये क्या समझ में। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, अतः उत्पन्न ऊर्जा या उष्मा I²RT, लास्ट वाला जो फार्मूला मिला था। चलो अच्छा, इसका उष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कहाँ है, आ जाओ भाई। इसका जो मात्रक है उस मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक, तो ये मात्रक क्या लिखना है, जूल। अभी आगे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो एक आगे है ना, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, यानी जूल चचा थे, उसी का तापन का नियम देखते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा, यानी देखो H बराबर क्या होता है, I²RT। इसका मतलब इससे हम ये लिख सकता हूं कि नहीं, देखो H बराबर I²RT, यानी H धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ये लिख दिया। H प्रतिरोध के समानुपाती होता है और H टाइम के समानुपाती होता है, यही लिख दिया। तो यही यहाँ बताया गया है कि उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है और धारा के प्रवाहित होने की समय के समानुपाती होता है। जितना देर तक प्रवाहित होगा उतना ज्यादा उष्मा होगा। आप लो इसको, आगे बढ़ता हूं। अगला देखो, तापन प्रभाव, यानी यही विद्युत धारा का तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है, कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है टंगस्टन का बना रहता है, क्योंकि जो टंगस्टन है का उच्च तापमान पर अपचयित नहीं होता, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। का गलनांक उच्च होता है, देखो 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन या आर्गन भरी रहती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो ये रहता है बल्ब कैसे रहता है, ऐसे रहता है ना, जो भी ये बल्ब रहता है निक्रोम की, ऐसे ये टोपी एक खूब बनी रहती है ना, जो भी अंदर अंदरवा कहाँ से दिखा दे रहा हूँ, चलो बाहरवा का देखो, एक ऐसे बगलियां बगलियां रहेगा और एक ऊपर ऐसे ऐसे, और ये अंदर आएगा, ये अंदर आके ये, अब इसी में ऐसे ऐसे रहता है, पतला पतला ऐसे गया रहता है। तो ये जो ना है ना, ये तरिया यही टंगस्टन की रहती है। चलो अगला क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होता क्या है, उष्मा के उपयुक्त होने की जो दर है उसी को कहते हैं विद्युत शक्ति। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल पी से। किससे, कैपिटल पी से। और इसका जो मात्रक होता है, क्या मात्रक, तो इसका मात्रक होता है वाट, लिखते हैं WATT, वाट। अच्छा, विद्युत शक्ति बराबर हम पढ़े थे ना, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, यही होता है। एक फार्मूला तो ये हो गया, एक फार्मूला। अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR, यानी यही उस पर रख देंगे तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू में I, मतलब P बराबर क्या हो गया, I²R। यानी जब भी वोल्टेज और धारा दिया रहे और शक्ति पूछे तो ये फार्मूला, और धारा और प्रतिरोध दिया रहे, शक्ति पूछे तो ये फार्मूला। अब आप बताइए, I बराबर आप क्या जानते हैं, I बराबर V अपान में R, तो यही मान यहां रख दीजिए। P बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इधर R, तो ये हो क्या जाएगा, V² R² इंटू में R, एक R से एक R कैंसिल, तो इधर P बराबर क्या हो जाएगा, V² अपान में R। लो भैया, ये कैसरा फार्मूला है, तीसरा, ये कैसरा था, दूसरा, और ये पहला। तो आप याद रखिएगा, जब भी विभवांतर धारा दिया रहे तो ये फार्मूला, और
धारा प्रतिरोध दिया है ये फार्मूला, और विभवांतर प्रतिरोध दिया है तो ये फार्मूला आपको लगाना है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रदर्शित करते हैं W से। 1 वाट इंटू 1 वोल्ट नहीं 1 वाट बराबर क्या हो जाता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। उष्मा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, kWh। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ये आप लोग याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, अश्व शक्ति है। आ जाओ भाई। एक अश्व शक्ति बराबर 746 700 है 746 वाट। ठीक, हो गया पूरा चैप्टर खत्म। देखो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा है, नहीं लगा है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, अनसाल पेपर साल कराया जा रहा है, आकर आराम से उसको अटेंड कीजिए। और डेली लाइव क्लास पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए, आपका रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो मस्त से आप लोगों को समझ में आया होगा। आधे घंटे में पूरी क्लास हो गई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।